अध्याय 9 एंटिका और फिरेरिया। उसके गाल जल उठे और दिल की धड़कनें कई बार रुक गईं। उसका भाव हमेशा की तरह ठंडा रहा। जब से उसने उस पर नजर डाली थी, उसने उसे कभी भी अपना वह भाव बदलते नहीं देखा था। गला सूखते हुए वह चिल्लाई, बदमाश, और जोर से उसके माथे पर थप्पड़ मार दिया। ईशान ने गहरी भौहें चढ़ाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, जबकि इशिता को गर्व महसूस हुआ कि उसने उसके माथे पर थप्पड़ मारा है। वह उससे दूर चली गई और अपने पैरों पर खड़ी होकर गुर्राई, तुमने मुझे चूमा, हे भगवान। इशिता ने अपने होंठों को छूते हुए और अपने शरीर को छूते हुए नाटकीय ढंग से चिल्लाया, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, तुम घिनौने प्राणी। वह चिल्लाए और ईशान की ओर इशारा किया, जिसने अपने चेहरे पर गहरी भौहें चढ़ाए रखीं और खड़ा हो गया। घिनौना प्राणी? ईशान ने पूछा और अपनी आंखें खोलीं, जो उसकी चांदी जैसी सरीसृप जैसी थीं। इशिता ने अपने मुंह में हवा भरी और बहादुरी से खड़ी रही, भले ही ठंड के कारण उसके पैर कांप रहे थे। हाँ, घिनौना प्राणी, तुमने मेरी इजाज़त के बिना मुझे चूमने की हिम्मत कैसे की? ईशान को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा है। ये औरत सच में जानती थी कि उसे गुस्सा कैसे दिलाना है, और वह ये बहुत अच्छे से कर रही थी। तब तो मुझे तुम्हें मरने देना चाहिए था। उसने अपने दांतों से आवाज़ निकाली और उस पर अपना गुस्सा न निकालने की कोशिश की। इशिता हाँफने लगी। हाँ, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था। उसने अपनी बाहें अपनी छाती पर बांध लीं और उसे घूरने लगी। घिनौना प्राणी, उसने इतनी धीमी आवाज में कहा कि वह उसे सुन सके। ठीक है, बस करो तोते, ईशान ने झल्लाते हुए कहा। उसके बहुत करीब आ गया और अपनी उंगलियों से उसके माथे पर चुटकी बजाई, जो नीली चमकती बर्फ में बदल गई थी। इशिता दर्द से कराह उठी और फिर बेहोश हो गई। दयनीय, ईशान गुर्राया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसने ऐसी नाटकीय बातूनी से शादी कर ली थी। ईशान ने उसे बिस्तर पर लिटाया, उसके जूते उतारे और उसे एक मोटी रोएदार सफ़ेद कंबल से ढक दिया। कितनी मूर्ख बच्ची है, उसने कहा और सिर हिलाया। एक आलसी गुर्राहट सुनाई दी और इससे ईशान ने झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाईं। उसे जगाना मत, फिलहाल मुझे जो सिरदर्द है वह काफ़ी है। उसने उन काले राक्षस पैंथरों पर गुर्राया जो अंगीठी के पास बैठे थे। उनकी नीली आंखें चमकदार थीं और वह उनके पास गया, उनके सिर सहलाने लगा। राक्षस पैंथर नियमित पैंथरों से बड़े थे और वे निर्दयी प्राणी थे जिन्हें वश में करना बहुत मुश्किल था। स्नोफ्लेक कहाँ है? ईशान ने फुसफुसाते हुए पूछा। रानी, जो सबसे बड़ी पैंथर थी, खड़ी हुई और सोफे की ओर चली गई। ईशान ने सोफे को देखा और सोफे के कोने में एक छोटा शुद्ध सफ़ेद गोला देखा जिसका सिर था और वह आराम से सो रहा था। कितना प्यारा, उसने अपने ठंडे भाव और शांत लहजे को बनाए रखते हुए फुसफुसाया। उस वाली के विपरीत, उसने वापस इशिता की ओर देखा जो जोर से खर्राटे ले रही थी। बहुत शोरगुल। उसने तिरस्कार किया और गहरी भौहें चढ़ाईं, फिर अपने राक्षस पैंथरों की ओर देखा जो उसे घूर रहे थे। क्या तुम्हें जिज्ञासा है कि मैंने सामने के दरवाजे का नहीं बल्कि खिड़की का इस्तेमाल क्यों किया? ईशान महल के मुख्य प्रवेश द्वार से नहीं आया था, बल्कि अपने कमरे की खिड़की से आया था। ये कुछ ऐसा था जो उसे बस करने का मन हुआ था। उसने दूसरों के बजाय अपने पालतू जानवरों के साथ समय बिताना पसंद किया। दरवाजे पर एक अचानक दस्तक ने उसके पैंथरों को जोर से गुर्राने पर मजबूर कर दिया। शांत रहो, उसने उन पर फुफकारा और दरवाजे पर अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जो धीरे धीरे खुला और एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति सामने आया जो हट्टा कट्टा और अहंकारी लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। मैंने तुम्हें अंदर आने के लिए नहीं कहा, ईशान ने हत्यारे अंदाज में उसे घूरा और आदमी कांपते हुए जबरदस्ती मुस्कुराया। मुझे माफ करना जहांपनाह, यह एक आपातकाल है, उसने कांपते हुए कहा। उसे नहीं पता था कि उसे ईशान और राक्षस पैंथरों में से किससे ज्यादा डरना चाहिए। आपातकाल हो या नहीं, मेरी इजाज़त के बिना मेरे कमरे में प्रवेश मत करना। ईशान गुर्राया और सिर हिलाया जैसे ही वह डरे हुए आदमी के पास पहुंचा जो अपने जीवन के चुनावों पर विलाप कर रहा था। तुम एक अच्छा भोज बनोगे, उसने आदमी के कंधे पर थपथपाते हुए फुसफुसाया। तुम्हारा रात का खाना, फर्श पर दाग मत लगाना और न ही तोते को जगाना, उसने अपने पैंथरों से कहा। आदमी को कमरे में लात मारी और दरवाजा बंद कर दिया। आदमी जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी चीख अचानक रुक गई, जिससे ईशान बुरी तरह मुस्कुराया और उसके गड्ढे दिखाई दिए। जब ईशान पहुंचा तो मुख्य हॉल अच्छी तरह से कपड़े पहने महिलाओं और पुरुषों से भरा था। वह अपने सिंहासन की ओर चला, बैठ गया और अपने लंबे पैर को दूसरे पर क्रॉस कर लिया। उसने देखा कि उनमें से कई उस व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जिसे ईशान को बुलाने के लिए कहा गया था, और जब उन्होंने देखा कि ईशान कितना शांत था तो उन्हें एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हुआ होगा। आपातकाल क्या है? ईशान ने लापरवाही से पूछा। जहांपनाह, हमने सुना है कि आपकी शादी हो गई है।
पुरुषों में से एक, गौतम ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। हम खुश भी हैं और हैरान भी। मिली जुली भावनाएं। मैं निर्णय नहीं दूंगा, लेकिन यह मेरा फैसला है और आप सभी के लिए चिंता करने लायक कुछ नहीं है। ईशान ने शांत होकर कहा। मुख्य हॉल में मौजूद पुरुष और महिलाएं धनी ड्रैगन थे जो एंटिका शहर में रहते थे। वे धनी थे और विलासिता में रहते थे, लेकिन ईशान के लिए वे लालची किसान थे क्योंकि वे अक्सर उनके पास लोगों पर अतिरिक्त अधिकार के लिए याचना करने आते थे। 2 ड्रैगन राष्ट्र, एंटिका और फिरेरिया बनाए गए थे। बर्फीले ड्रैगन कभी एंटिका में रहते थे, लेकिन वे लंबे समय से विलुप्त हो चुके थे। आग उगलने वाले ड्रैगन फिरेरिया में रहते हैं। एंटिका में रहने वाले आग उगलने वाले ड्रैगन वे थे जो वर्षों से बर्फीले ड्रैगनों के प्रति समर्पित रहे थे, और उनकी संतानें तब से ऐसा करना जारी रखी हैं, ईशान के अधीन शासन कर रही हैं। हम समझते हैं जहांपनाह, लेकिन ये थोड़ा अजीब है कि यह इतनी अचानक हुआ। महिलाओं में से एक ने कहा। तुम किसानों ने कब से मेरे निजी जीवन में दखल देना शुरू कर दिया? मौजूद ड्रैगन अपनी आत्मा तक डर गए थे क्योंकि ईशान का शांत व्यवहार और उसका आश्चर्यजनक चेहरा बर्फीला बना रहा। हमें माफ करना, हम बस चिंतित हैं, गौतम ने विस्मय से कहा और बाकी सबने डरते हुए सहमति में फुसफुसाया। चिंतित हो या गपशप के लिए कुछ नया ढूंढ रहे हो? कमरे में एक गहरी खुशनुमा आवाज गूंजी। ईशान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना माथा मला जिस पर इशिता ने पहले मारा था। राजकुमार रवि, एक महिला हाँफ उठी। जाओ, ईशान ने झल्लाते हुए ड्रैगनों से कहा। अपनी आंखें खोलीं और वे सब भाग गए। महिलाएं अपनी ऊंची एड़ी के कारण गिरते गिरते बचीं। ईशान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपने सामने खड़े अविश्वसनीय रूप से आकर्षक आदमी को देखा जो उसे गर्मजोशी से देखकर मुस्कुरा रहा था। ओह, मुझे ऐसे मत देखो, मुझे तुम्हें ऐसे देखना चाहिए क्योंकि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम शादी कर रहे हो। उसने नाटकीय ढंग से चिल्लाया और ईशान ने झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाईं। और मुझे उसकी परवाह क्यों होनी चाहिए? ईशान ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। रवि की ग्रे आंखें चौड़ी हो गईं और फिर उसने भौहें चढ़ाईं। मेरे अहंकारी दोस्त ने मुझे नहीं बताया कि वह शादी करने जा रहा है, उसने हाँफते हुए कहा और अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। तुम्हारे चाचा ने मुझसे ऐसा करवाया। मुझे यकीन है कि तुमने पत्र देखा होगा, ईशान ने टिप्पणी की। रवि व्लादिस्लाव फिरेरिया का पहला राजकुमार था और ईशान का बहुत करीबी दोस्त था। उन्हें दुश्मन होना चाहिए था, लेकिन किस्मत उन्हें दोस्त के रूप में एक साथ ले आई। मैंने देखा, रवि ने आलस्य से कहा। ईशान ड्रैगोस, मैं निराश हूं कि तुमने सिर्फ अपनी पत्नी को मारने के लिए शादी की। उसने उसकी ओर इशारा किया और अपनी बाहें अपनी छाती पर बांधकर तिरस्कार किया। ये बर्बर है, तुम्हारे लिए भी। ईशान ने रवि के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़र उसके राक्षस पैंथर नरेश पर टिकी थी जो मुख्य हॉल में चला आया था। क्या हुआ? ईशान ने नरेश से पूछा, जिसने धीमी गुर्राहट के साथ जवाब दिया जिसे ईशान तुरंत समझ गया। वह खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियां भींचते हुए गहरी भौहें चढ़ाईं। मैंने आज ही शादी की है और वह तोता मेरे लिए परेशानी खड़ी करना बंद नहीं कर सकता। उसने चिल्लाया और मुख्य हॉल से गायब होने के लिए अपनी तेजी का इस्तेमाल किया। तोता? रवि ने भ्रमित होकर पूछा और नरेश की ओर देखा जो उसे घूर रहा था। ओह, रवि ने एहसास में हंसते हुए सिर हिलाया। अध्याय 10 तुम मर क्यों नहीं सकते? ईशान भौहें चढ़ाकर कमरे में दाखिल हुआ। इशिता बिस्तर पर नहीं थी। उसने रानी को चारों ओर देखा और सोफे की ओर बढ़ा तो देखा कि वह सफ़ेद रोएदार गोला अब वहां नहीं था। खिड़की पूरी तरह से खुली थी और तेज हवा के कारण पर्दे हिल रहे थे। बालकनी की ओर देखते हुए वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा और देखा कि रानी इशिता को घूर रही थी जो मुंडेर पर खड़ी थी। वह रोएदार गोला इशिता के सिर पर था और अब रोएदार गोला नहीं रहा था बल्कि एक छोटा शुद्ध सफ़ेद 9 पूंछ वाला लोमड़ी बन गया था। नींद में चलना या नींद में आत्महत्या? ईशान ने सीधे पूछा। इशिता को मुंडेर से नीचे खींच लिया और उसे अपनी बाहों में ले लिया जबकि स्नोफ्लेक इशिता के सिर से उछला और रानी पर उतरा। उसने इशिता को बिस्तर पर लिटाया, उसके चेहरे से बाल हटाए और उसे कंबल से ढक दिया। नरेश उसे बताने के लिए मुख्य हॉल में आया था कि जब से उन्होंने अपना भोजन समाप्त किया था, इशिता नींद में चल रही थी। ईशान ने फर्श की ओर देखा तो खून का कोई धब्बा नहीं दिखा। इस पर नज़र रखो, उसने रानी से कहा और स्नोफ्लेक को अपने हाथों में लिया, फिर उस छोटी 9 पूंछ वाली लोमड़ी को इशिता के बगल में रख दिया। वह मुख्य हॉल में वापस आया तो देखा कि रवि परेशान दिख रहे राक्षस पैंथर के सिर को टटोल रहा था। सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे दोस्त हो, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे तुम्हारा सिर खाने की इजाज़त नहीं है, ईशान ने रवि से कहा जो हंसा और नरेश से दूर हट गया। मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि मैं कुछ हफ्तों के लिए सेलेस्टिया जा रहा हूं। प्रवीण और पिताजी तुम्हारे खिलाफ कुछ साजिश रच रहे हैं और मैं अभी यह पता नहीं लगाना चाहता, रवि ने गंभीर दिखते हुए सूचित किया। ईशान ने सिर हिलाया। जाओ,
मैं इसे संभाल सकता हूँ। उसने आह भरते हुए कहा, तुमने उसे मारने के लिए जादूगरनी से शादी की है, तुम ये कब करने जा रहे हो? रवि ने उत्सुकता से पूछा। जल्द ही, ईशान ने जवाब दिया और नरेश के साथ दूर चला गया। दिलचस्प, रवि ने अपनी थोड़ी सहलाते हुए हंसकर कहा। जब इशिता ने अपनी आंखें खोलीं तो उसका सामना बड़ी प्यारी नीली आंखों के एक जोड़े से हुआ। जब उसे एहसास हुआ कि यह एक प्यारी छोटी 9 पूंछ वाली लोमड़ी है तो वह खुशी से चीख उठी। हे भगवान! वह बैठने की मुद्रा में आए और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसे ईशान की याद आई क्योंकि यह बहुत सफ़ेद था, लेकिन उसने 9 पूंछ वाली लोमड़ी को सहलाते हुए इसे एक तरफ कर दिया। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह एक विशाल विदेशी कमरे में है, वह हैरान थी कि यह कितना अंधेरा था। यह एक अड्डे जैसा महसूस हो रहा था। कमरे की अंगीठी जलाई गई थी और उसके बगल में 2 बड़ी किताबों की अलमारियां थीं। बिस्तर और चादरें दोनों काली थीं और पर्दे भारी और अंधेरे थे। वह देवदूत जैसा दिखता है लेकिन वास्तव में एक शैतान है। उसने लोमड़ी को अपनी गोद में रखते हुए खुद से बड़बड़ाया। पिछली रात जंगल में क्या हुआ था, ये याद करके उसने गहरी भौहें चढ़ाईं और अपना माथा मला। मैं उसकी जिंदगी नरक बना दूंगी, उसने गुस्से में चिल्लाया और जब उसने बिस्तर के बगल में एक गुर्राहट सुनी तो हाँफ उठी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह बिस्तर के किनारे की ओर मुड़ी तो एक काला राक्षस पैंथर दिखा। वह तुरंत जोर से चिल्लाई, बिस्तर से उछल पड़ी और पास के कमरे की ओर भागी, इससे पहले कि उसे एहसास होता कि वह स्नानघर है। उसने एक गहरी सांस ली और जिस 9 पूंछ वाली लोमड़ी को वह पकड़े हुए थी उसे कसकर पकड़ लिया, जबकि शानदार पूल क्षेत्र को घूर रही थी जो एक भाप वाले पूल की ओर जाता था जो मौसम के लिए आदर्श था। वाह! वह खुशी से चिल्लाए और हंसने लगी जैसे ही वह पूल तक 5 सीढ़ियां उतरी। उसने लोमड़ी को नीचे रखा और अपनी पोशाक ऊपर उठाई ताकि वह आसानी से अपने पैर पानी में डाल सके। ऐसा किया तो तुम जल्दी मर जाओगी जितना मैं चाहता हूं कि तुम मरो। उसने अपने पीछे एक परिचित आवाज़ सुनी। वह झटके से मुड़ी तो देखा कि ईशान उसे अपने सामान्य बर्फीले अंदाज में घूर रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकी क्योंकि वह उस सुबह कितनी लुभावनी लग रहा था। उसके लंबे सफ़ेद बाल नम थे और उसके कंधों पर उलझे हुए थे जो छोटे लटों में उसके माथे पर गिर रहे थे। उसकी सफ़ेद लिनन शर्ट के बटन खुले थे जिससे उसकी चमकदार पीली छाती और कड़ी मांसपेशियां दिख रही थीं। तेजी से पलकें झपकाते हुए उसने अपनी इंद्रियों को वापस पाने के लिए गला सूखते हुए निगला। तुम राक्षस! कमरे में एक राक्षस पैंथर था। मेरा कमरा, उसने लापरवाही से कहा। इशिता की आंखें फड़कने लगीं। मुझे अपना कमरा चाहिए, वह चिल्लाए। एक बच्चा गुस्सा कर रहा है, ईशान ने कहा और सिर हिलाया। उसने ऐसे बात की जैसे वह उसके सामने नहीं थी। मैं एक बच्ची? उसने नाराज होकर पूछा। आज तुम अपने पत्नी के कर्तव्य निभाने जा रही हो, डचेस के साथ अच्छा व्यवहार करना, उसने उसे अनदेखा करते हुए कहा और मुड़ गया। उसके हाथ से आग भड़की, उग्र आग से बनी एक तलवार बनाए। पत्नी के कर्तव्य मेरे पैर की जूती, वह चिल्लाए और बिना किसी झिझक के उसकी पीठ में तलवार घुसा दी। ये देखकर कि वह स्थिर हो गया, वह चमककर मुस्कुराए। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे हाथों मरोगे, उसने गर्व से हंसकर कहा और तलवार को और गहरा धकेल दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह उसके पेट से बाहर निकल जाए। उत्तम, उसने संतोष से आह भरी। तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, तोते, उसने अचानक कहा, उसकी आवाज़ कठोर और भयानक थी। उसने जलती हुई तलवार को छोड़ दिया और एक तरफ हट गई क्योंकि उसने देखा कि वह जमी हुई बर्फ की तलवार में बदल गई है। जब वह उसकी ओर मुड़ा तो वह डरने से खुद को रोक नहीं पाए। उसके पेट से तलवार बाहर निकली हुई थी और उसके सफ़ेद शर्ट पर खून लगा था। वह अविश्वसनीय रूप से गुस्से में दिख रहा था। तुम सच में मुझे इतनी जल्दी मारना चाहती हो? उसने गुर्राया, फिर अपने पीछे हाथ बढ़ाया, खूनी ब्लेड को बाहर निकाला और उसकी ओर इशारा किया। इशिता का गला सूख गया, उसके होंठ खुले लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं आया। उसके मुंह का किनारा ऊपर उठा क्योंकि उसने देखा कि वह कितनी भयभीत दिख रही थी। मैं तुम्हारे साथ शांत और विनम्र व्यवहार कर रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता और तुम्हें जीवन भर के लिए दागदार नहीं कर सकता, उसने कहा, जिससे इशिता ने गहरी भौहें चढ़ाईं। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो? तुम नहीं जानते कि मैं क्या करने में सक्षम हूँ, इशिता ने क्रोध से कहा। वह उस आदमी से ज्यादा घृणा करने लगी थी जो उसके सामने खड़ा था, उन ड्रैगनों से ज्यादा जिनसे उसने वर्षों तक लड़ाई लड़ी थी। ईशान की भौहें मनोरंजन में ऊपर उठीं। क्या ऐसा है? उसने पूछा और गहरी हंसी हंसा। ये पहली बार था जब उसने उसके चेहरे पर एक अलग अभिव्यक्ति देखी और वह इतना दुर्भावनापूर्ण हंसा। हाँ, उसने आत्मविश्वास से कहा और अपनी मुट्ठी भींच ली। बहुत अच्छा, ईशान ने कहा और उसे विचलित करने के लिए तलवार ऊपर उठाए। जब उसने अपनी आंखें तलवार की ओर उठाईं, तो उसने तेजी से उसकी पोशाक को आधा फाड़ दिया और एक कोट बना दिया।
इशिता, जो एक गाउन जैसे अंतर्वस्त्र पहने हुए थी, ने राहत की आह भरी इससे पहले कि वह उस पर झपट पड़ी, स्टील से तलवार को पकड़ लिया और इस प्रक्रिया में खुद को घायल कर लिया। जैसे ही उसने देखा कि उसके हाथों से पानी की तरह खून बह रहा है, ईशान ने तलवार को छोड़ दिया। इशिता ने अपनी चोट को अनदेखा किया और तलवार को उसकी ओर इशारा किया। उसकी पन्ना जैसी आंखों में आग जलती देखकर वह उसकी ओर बढ़ा और अपने सामने की तलवार से अनभिज्ञ था जो एक बार फिर उसके सीने को काट रही थी। इशिता की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं और उसने तलवार छोड़ दी। तुम मर क्यों नहीं सकते? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। मुझे चाकू मार रही हो? ईशान ने पूछा और सिर हिलाया। हालांकि दर्द होता है। इशिता ने भौहें चढ़ाईं और तलवार को और भी आगे धकेल दिया, जिससे ईशान को दर्दनाक कराह मिली और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कितनी परेशान करने वाली! वह गुस्से में दहाड़ा और उसे अपने पीछे भाप वाले पूल में धक्का दे दिया। द लाइकेन्स फॉरबिडन मेट और बेट्रोथर टू द नाइट को अपनी लाइब्रेरी में शामिल करना सुनिश्चित करें। मैं आपके समर्थन के लिए आभारी हूँ।